गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लास। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है, ठीक है, जो पूर्व पश्चिम को जो जा रहा है, तो जब भी हमको डायरेक्शन का क्वेश्चन दे हमें ऐसे बना लेना अच्छा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, इसको वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, हम लोग हमेशा बीच से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 24 मीटर पश्चिम, तो 24 मीटर चलेगा, ये हमारा 24 मीटर। ठीक, इसको हम पॉइंट ए नाम दे दिए, 24 मीटर। उसके बाद 10 मीटर उत्तर। पुनः जब भी हम डायरेक्शन बदलते हैं तो हमेशा 90 डिग्री से डायरेक्शन बदलते हैं। ठीक है, जब उत्तर कहा तो इससे 90 डिग्री बनाते हुए हमको ऊपर जाना है कितना, 10 मीटर। ये मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारा 10 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, अच्छी बात है। उसके बाद बोला अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो क्वेश्चन में पूछता है ये हमारा जो आरंभिक बिंदु ओ है, आरंभ जहां से किए थे वहां से इस बी का दूरी निकालिए, मतलब ये दूरी निकालिए। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी निकालिए। ठीक, तो आपको एक ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमको ये हमारा 90 डिग्री के सामने का है यानी कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 576 प्लस 100 यानी 676। ये शायद हमको लगता है 26 होता है ना, शायद 26 होता है, जी हाँ। तो ये हो गया अपना 26 मीटर, इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन 12। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या न हो, मतलब जैसे 4 न होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग न निकले, पूरा वर्ग न निकले, जैसे √3, √3/7, √3.2, √9/6, ये सब का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। तो ये सब जितना भी संख्या हमारा होता है ये सब अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो इसमें चेक करना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ए में दिया है अपरिमेय नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। ठीक है, तो पहला दिया है अंडर रूट ऑफ 10। देखो तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, 3.12 समथिंग आता है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद कहा √24, तो इसको आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 24 को 2 गुने 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, इसको जब गुणन कर तो ई दूगो से एगो बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा 6। तो देखो तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, या फिर आप ऐसे कहो कि 24 का पूरा वर्ग नहीं निकलता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है अंडर रूट ऑफ 35, तो इसका भी पूरा वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। आगे दिया गया है अंडर रूट ऑफ 121, तो देखो 121 जो हमारा संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, तो 11 का। ठीक है, 11 का पूर्ण वर्ग है, इसीलिए इसका वैल्यू 11 हो जाएगा। आया बात समझ में, इसका वैल्यू 11 हो जाएगा, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक ठोस घन जिसका किनारा को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, ए से जनरली, है ना, 14 सेंटीमीटर किनारा दिया हुआ है, अच्छी बात है जी। उसके बाद में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग होगा, सोचो। अच्छा, इस क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, मतलब क्या, एक घन है, ये हमारा घन दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा एक घन है। घन क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक घन है, इस घन में से समझो गेंद काटा जा रहा है ना, मान लो ऐसा कुछ है, इसमें से गेंद काटा जा रहा है, तो हम लोग को कितना, जितने बड़ा गेंद काटेंगे उतने बड़ा आयतन होगा उसका। आया बात समझ में, तो हम लोग इस गोले का मतलब कितना बड़ा हम गेंद इसमें से काट सकते हैं, सोचो। तो सोचो एक ऐसा गेंद इसमें काटेंगे कि जिसका
इतना बड़ा गेंद काटेंगे कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छू जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं आ रहा बात समझ में? मतलब क्या कहें कि एक गेंद है हमारा, ठीक, सोचो एक बड़ा गेंद, तो वह सबसे बड़ा गेंद क्या होगा, जिसका एकदम जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो इसमें होगा, और जो सबसे नीचे वाला उस गेंद का पॉइंट होगा वो सबसे नीचे यहाँ पे होगा। वैसा गेंद मतलब क्या, उसका जो 2R होगा, मतलब एक सेंटर से, मतलब इस बीच से जो रेडियस ऊपर की तरफ और इस बीच से रेडियस नीचे की तरफ, मतलब 2R जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसके साइड के बराबर। मतलब इसका जो ऊंचाई है वो इसका साइड है ना, है, क्योंकि ऊंचाई थी, इसका जो लंबाई है वही चौड़ाई है वही ऊंचाई है, ठीक है ना। तो 2R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उस गोला का जो 2R होगा, मतलब त्रिज्या का दुगना, वो क्या हो जाएगा, इसके ऊंचाई के बराबर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2R बराबर किसके बराबर हो जाएगा, a के ऊंचाई के बराबर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 14/2, ये हो गया 7। तो आयतन आप जानते हो, गोला का आयतन क्या होता है, r3, तो डाल दो 7 का होल क्यूब। ये कितने आता है, 7 7 49, शायद 343 आता है, हाँ 7 7 49, 7 7 63, 7 21 28, और 28 6 34, हाँ 343 आता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आया बात समझ में, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो चर में, एक मिनट, इसमें दिया गया है, दो चर में एक घातीय समीकरण के लिए ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगी, ठीक है। देखो दो चर है, मतलब समझो x + y = 2 और 2y + 2z बराबर 2y + z बराबर क्या, 2y + z बराबर 9। ऐसा कुछ मान लो समीकरण है जिसमें दो चर है और दोनों चर का घात 1 है, दोनों चर का घात क्या है, 1 है, दोनों चर का घात 1। तो उसका तो जानते हैं कि दो चर रहे लेकिन घात 1 रहे, तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा है। तो दो सरल रेखा है जो प्रतिच्छेदी है, तो हलों की संख्या क्या होता है, जितना बिंदु पर कट करता है उतना हलों की संख्या होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा कितना पे कट करेगा, इसी एक बिंदु पर, तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, यानी ए नंबर ऑप्शन। आया बात समझ में? आगे देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई, चलो भाई कहा एक उदग्र खंबा, तो हम लोग बना दिए वो खंबा। हम लोग को मान लो सूरज भगवान इन्हेकारी उगल है ना, उगे हुए हैं, तो इससे जो इस खंबा की जो लंबाई है ना, वो क्या है, खंभे की लंबाई के, मान लेते हैं भाई खंभे की लंबाई बोला, तो मान लिए भाई इसका लंबाई l है, तो इसकी जो परछाई की लंबाई के बारे में कह रहा है। मान लो इधर इसका परछाई बना होगा, इधर इसका इतना बड़ा परछाई बना होगा, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो इस परछाई के लंबाई के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लंबाई से, माने L से कितना गुना है, तो √3 गुना है किसका लंबाई, इसका AO का, यानी AO बराबर कितना हो गया, √3l। आया बात समझ में? चलो इतना गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण माने यहां से, है ना, मतलब यहां से आप देख रहे हो तो सूर्य आपको, मतलब इसके साथ जो कोण बनता है वही तो अपना उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो हमारा ये थीटा एंगल निकालना है, ठीक है, ये हमारा थीटा एंगल निकालना है। तो थीटा एंगल निकालना है तो tan थीटा ले लेते हैं भाई, क्योंकि हमको क्यों हमने tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमको लंब पता था, आधार पता था। तो कौन ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात है जे लंब और आधार के, तो tan चाहे cot आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने tan ले लिया, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी l/√3l, l से l कट गया, यानी 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री। √3 को तो हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस दोनों tan बराबर होगा कब, जब दोनों का थीटा बराबर होगा, तो इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया बी। आ गया बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। आपको एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके शून्यक पूछा है, ठीक है। तो शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स का मान 0 डालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक, क्योंकि पी एक्स का मान कितना है इतना। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर इस 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2, ठीक, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, जब इसको इधर ले जाएंगे तब, ठीक है। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, एक हो गया +2 और एक हो गया -2, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 17 नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ये कुछ नहीं है, ये एक 10वां का एक अच्छी सी प्रमेय है जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, डालूंगा, अभी नहीं डाला है, ठीक है। एक प्रमेय होता है कि दो त्रिभुज के, ध्यान से देखो, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार देख लो। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज नहीं, दो समरूप त्रिभुज के, है ना। जैसे मान लो ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के समरूप है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या E त्रिभुज माने DEF, दो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वो इसके संगत भुजा, कोई भी संगत भुजा ले लो, ABDE ले सकते हो, BCEF ले सकते हो, या फिर ACDF ले सकते हो, कोई भी संगत भुजा। चलो हम ABDE ले लेते हैं, ABDE, तो उनके संगत भुजा का जो अनुपात होगा ना उसके वर्ग के बराबर होता है, मतलब AB/DE के स्क्वायर के बराबर आता है। आया बात समझ में। तो यही एक थ्योरम है, बस यही थ्योरम है। तो इस पे दिया हुआ है आपको क्या, आपको इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसका अनुपात दिया गया है, यानी इसका वैल्यू दिया गया है कितना, इसका वैल्यू आपको दिया गया है, कहाँ गया रे, हाँ 64/121। तो आपको पूछा AB/DE माने इसका इधर संगत भुजा का अनुपात है ना, तो बस AB/DE का वैल्यू आपको पूछा है। तो इधर स्क्वायर है तो इधर लाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो AB/DE का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से 8/11 प्लस माइनस 8/11। अब हम पूछते हैं बताओ क्या यहाँ पे माइनस लेना ठीक है, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, इधर स्क्वायर से इधर वर्ग किए तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे माइनस लेना ठीक है, और नहीं तो क्यों, रोको और सोचो, ठीक। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे माइनस कभी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा भुजा की लंबाई कोई भी ज्यामितीय आकार हो उसमें भुजा की लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात 8/11। तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन हो जा रहा है 8/11, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, कहता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। आपको नहीं कुछ समझ में आता है ना, क्षेत्रफल दिया है माने πr² दिया है, कितना दिया है सर जी, तो आपको दिया है 38.5, ठीक है 38.5, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन। तो देखो इस पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू डाल दो, कितने 22/7 डालोगे, है ना, कितने डालोगे भाई साहब, ये 22/7 रहता है ना, तो ये 7 इनने जाएगा तो ये 7, अब 22 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 22, इसको हटा दो। चलिए अब काटिए तो कुछ कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 पचे 55। अच्छा जी हो गया, इतना बात तो समझ में आ रहा है। I2 से हो जाएगा 3.5, ठीक, तो r² बराबर 3.5 इंटू 3.5, तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3.5, इसको अंडर रूट करेगा तो r बराबर, है ना, यहाँ पे कर लो, इसीलिए r बराबर प्लस माइनस इतना। तो फिर आप देखो r का 2 वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे भी निगेटिव होगा नहीं, कोई भी ज्यामितीय वृत्त का त्रिज्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा r = 3.5। तो यही हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग को देखने के बारी है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B + C बराबर है। अच्छा जी, आपको मैं एक चीज बताता हूं
किसी भी त्रिभुज का अगर 3 कोण ए बी सी है तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा भाई साहब 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कौन कौन के बारे में कहा गया है b प्लस सी। आंसर में आपको क्या दिख रहा है a, यानी कहीं ना कहीं इस b प्लस सी को हमको हटाना है, तो b प्लस सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a। ठीक है, यानी b प्लस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है जी। तो आपको दिया हुआ है साइन b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a बाई 2। अच्छी बात है, तो क्या इसको आप टर्म सेपरेट कर सकते हैं? टर्म सेपरेट आप कैसे कीजिएगा 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो 90 है ना। आपको तो आता ही है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ना, आता है ना। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये तो हमारा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी a बाई 2। यही हमारा हो गया आंसर। तो ऐसा ऑप्शन हमको सी दिख रहा है, तो सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के तो थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो इस क्या करो ना इस कॉस थीटा को इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1। तो साइन बाई कॉस थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1। इस 1 को क्या हम tan 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 45, इसीलिए थीटा बराबर 45। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए। ओके जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें कह रहा है एक रेखा जो वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? जीवा या स्पर्श रेखा? बिल्कुल नहीं, तो जीवा कहलाती है। ठीक है, देखो ये हमारा ये रेखा है ना, ये हमारा रेखा है, तो ये जीवा होता है ना, वो हमारा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जीवा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा जीवा होता है, देखो जिसको नहीं आता है देखो, ये हमारा जीवा होता है, ये हमारा चाप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? चाप। ठीक है, ये जीवा होता है और ये चाप होता है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। और स्पर्श रेखा वो होता है जो वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए निकले, है ना। स्पर्श रेखा वो होता है जो वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए निकले। क्लियर है बात? आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन होता है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कल ने भी बताए थे। ये एक 2,-4 है और एक है बी, ये अपना ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है अपना क्या चीज 4,-2। ठीक, तो मिडिल पॉइंट के लिए क्या करते हैं? इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग ले, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, -4 -2 और क्या हो जाएगा बटे 2। ठीक है, तो 4 2 6, 6 में से 2 गया 3, 6 बटे 2 3 और -6 बटे 2 यानी -3। ठीक है, तो हमारा जो मिड पॉइंट आएगा मान लो सी, वो हो जाएगा 3,-3। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया इस अनुसार से 3,-3 सी नंबर ऑप्शन। हुलबुल्ली में देखो इसमें को 3,-3 दिले है, एगो -3,3 दिले है, तो हुलबुलाओगे तो आप ई ना तो ई जल्दी में कोई गलत मारा जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए धीरे धीरे आराम से करना, टाइम बहुत रहता है। ठीक है, 23 दिया हुआ है 23 में 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3, तो आपको 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो आपको मान निकालना है कितना का? 3 tan थीटा। अच्छा ठीक है, चलो हमको cos थीटा बराबर पहले यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, 3/5। तो cos थीटा बराबर देखो, तो cos थीटा बराबर 3/5 मतलब क्या हमारा, हम क्या लिख सकते हैं? b बराबर 3 h बराबर 5 मतलब आधार 3 कर्ण का जो मान है से 5। ठीक है, तो हम tan थीटा बराबर यहीं से क्या लिख सकते हैं? देखो तो
tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब कैसे निकालते हैं अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 माइनस आधार का स्क्वायर माने 9, तो ये हो गया 16, ये हो गया 4, तो लंब हो गया 4 और आधार हमारा b का वैल्यू है 3, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना निकला 4/3। हमको पूछा क्या निकालने के लिए 3 tan थीटा, आया बात समझ में, हम लोग को पूछा है 3 tan थीटा का, तो tan थीटा का मान कितना है 4/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 4/3, 3 से 3 कटा मतलब 4 आंसर, आया बात समझ में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, तो 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे देखते हैं। ठीक 24 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 90 माइनस ए, अरे यार अगला क्वेश्चन है cos 90 माइनस ए, ये अपना क्या होता है साइन है, सबको पता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। ओके 25 नंबर क्वेश्चन है ताश के पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ता यादृच्छिक से निकालनी जाती है तो इक्का होने की संभावना क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी कभी कहे ना तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले नहीं होता है, सिंपल सा फार्मूला याद रखो कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्रायिकता का जो फार्मूला होता है ना वो होता है अपना पक्ष में कितना है और पूरा कितना है। ठीक है तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी ना, तो आपको इक्का कितना है 4 गो है, अब पूरे कितना है 52 गो है, ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी है 1/13, आंसर हटा। 26 कहता है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, यार बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, इतना ये ए और एक बी पॉइंट दिया गया है, कहाँ कितना 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 दिया हुआ है -1/3 -1,3, तो आपको ए बी की दूरी निकालना है, तो ध्यान से इस फार्मूला को लगाना। ठीक हम लोग का फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दो बिंदु का फार्मूला होता है। तो इसमें देखो आपका s2 क्या है -1, आपको घटाना है कितना -5, ये चीज आपको करने आना चाहिए। बहुत क्या करता है कि -1 -5 लिख देता है जो कि सरासर गलती है। ठीक है इसका स्क्वायर प्लस y2 आपको कितना है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 7 स्क्वायर। ठीक है और ये अपना अंडर रूट, आया बात समझ में, तो ई आपका हो जाएगा। चलो ज़्यादा ब्रैकेट दे दिए तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ठीक है तो देखो ई हो गया -1 माइनस प्लस 5 और इसका स्क्वायर प्लस 3 में से गया तो -4 का स्क्वायर, अच्छी बात है। तो 5 में से एक गया 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये हो गया 32। तो 32 क्या होता है 16 दूना 32, तो 16 का वर्ग निकालेंगे तो 4, अंदर बच गया 2, 4√2 हो गया अपना आंसर। आया बात समझ में, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर हो गया सी। आगे बढ़े चलिए, कह रहा है 5, 15 और 20 के लौसों और मौसों का अनुपात है ना। चलो आपको 3 संख्या दिया गया है 5, 15 और 20, इसका आप एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो और उसका अनुपात निकालो, है ना। तो चलो एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 5 से 1 3, 5 चौका 20। ठीक है तो एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम ऑफ 5, 15, 20 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 3 × 4, इतना रहने दो, गुना नहीं करेंगे, हटा गुना नहीं करेंगे। एचसीएफ निकालो, तो 15 में सबसे पहले क्या करेंगे 5 से 15 में, तो 5 या 15 कट गया माने एचसीएफ 5, फिर 5 से 20 में, तो 5 चौका 20 है ना, ये कट गया था, एचसीएफ आ गया 5। ठीक तो आपको क्या पूछा है एलसीएम बटे एचसीएफ निकालो, तो एलसीएम आपको क्या है 5 × 3 × 4, 5 × 3 × 4, एचसीएफ आपको कितना है 5, तो 5 से 5 कटा आपको बचा 12। आया बस समझ में, चलो तो आपका आंसर हो गया 12। ठीक इसमें ऑप्शन तो आपका हो जाएगा, तो अनुपात कितना हुआ 12:1। चलिए अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है समानांतर श्रेणी, आपको एक एपी दिया गया है ना, और उसका 10वां पद निकालना है। एपी क्या है 54, 51, 48 ... ठीक तो आपको ए का वैल्यू क्या दिया है 54, डी का वैल्यू क्या दिया गया है 51 - 54 बराबर -3, और आपको क्या निकालना है 18 बराबर क्या होता है a + 9d,
ठीक। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर हो गया 54 और 9 इंटू डी का वैल्यू हो गया -3। तो 54 माइनस 27 कितना हो गया, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2, यानी 27 आपका आंसर हो गया। आया बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। ठीक है, मतलब आपको कोई पॉइंट दिया गया है ना। देखो हम लोग को क्वेश्चन में बच्चा को देता है कुछ है, बच्चा समझता कुछ है। देखो यहाँ पे रूट फुट से हमको मतलब नहीं रहता है, हमको मतलब रहता है कि पहला पद पॉजिटिव है कि निगेटिव, हमको मतलब रहता है दूसरा पद पॉजिटिव है कि निगेटिव। ठीक है, हम लोग को अगर अथी पहचानना है कि किस पाद में है तो हम लोग याद रखेंगे। आपको तो ये पता ही है कि ई पॉजिटिव होता है, ये पता ही है कि ई पॉजिटिव होता है, आपको ये पता ही है कि ई निगेटिव होता है, आपको ये पता ही है कि ई निगेटिव होता है। तो हम लोग बिना याद के लिए कैसे पहचाने। तो देखो अगर इसमें चेक करना है ना तो पहले इसके एक्स एक्सिस को चेक करो, चाहे इसका कहे चाहे इसका कहे चाहे इसका कहे चाहे इसका कहे, हमेशा पहले किसका करना है, एक्स एक्सिस का। मान लेते हैं हमको इसको करना है तो पहले इसका एक्स एक्सिस चेक करो, एक्स एक्सिस का क्या है, पॉजिटिव है। देखो इसका एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। फिर इसके वाई एक्सिस को चेक करो तो इसका वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे हमको निकल गया। इसमें चेक करना है तो इसका एक्स एक्सिस को चेक करो, इसका एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है। इसका फिर इसके वाई एक्सिस को चेक करो, क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस। फिर इसमें एक्स एक्सिस को चेक करो तो इसका एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव। इसके वाई एक्सिस को चेक करो तो वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव, तो माइनस माइनस। इसके एक्स एक्सिस को चेक करो तो पॉजिटिव, इसके वाई एक्सिस चेक करो तो निगेटिव। ले बिना याद के लिए 1 मिनट में आ गया। आया बात समझ में? चलो तो हमारा क्या पहले क्या है, पॉजिटिव, फिर क्या है, निगेटिव। ठीक, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, पहले पॉजिटिव ले, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, चलो हम इस पे आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि वाई एक्सिस हमारा निगेटिव है तो निगेटिव इधर आ गए, मतलब ई वाले पाद में। तो ये हमारा क्या है, चौथा। ये हमारा क्या है, चौथा। बिना रटाल रटाल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्थ है, चौथी पाद हो जाएगा। आंसर अगर हो गया डी। 30 नंबर 30 क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर उज्ज्वल घन में से 2 सेंटीमीटर उज्ज्वल वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो आपको क्या है ना, आपको एक इतना बड़ा सा घन है, ठीक है, चाहे मान लो ना इतना बड़ा सा पनीर का टुकड़ा है। ठीक, आप इतने आकार में, आकार ये रहना चाहिए आप कितना मतलब पनीर काट सकते हैं। ठीक है, छोटा 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 कितना पनीर काट सकते हैं। तो देखो जब सारे पनीर को जब जोड़ देंगे, मान लो बहुत सारे पनीर इसको काट दिए और सारे पनीर को जोड़ देंगे तो फाइनली यही हमारा पनीर बन जाएगा। मतलब उस सारे पनीर का जब आयतन को हम मिला देंगे और इसका आयतन मिला, इसको आयतन से तुलना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। ठीक, तो उसी से हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, देखो तो हमारा क्या है, हमारा जो बड़ा पनीर है उसका भुजा की संख्या दिया गया है क्या चीज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका आयतन निकालो तो 6 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आज उसका छोटा छोटा जो पीस काटे हैं उसमें से एक पीस का आयतन निकालो तो मान लेते हैं उस ए डैश उस छोटे पीस का अथी है क्या, भुजा की संख्या जिसका दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ए डैश क्यू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक हमारा क्या, एक जो पनीर है ना उसका आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम मान लेते हैं n, है ना, मान लेते हैं n नंबर, n माने 1 2 3 4 5 कुछ है, हमको पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि n हमारे पास पनीर है। तो एक पनीर का आयतन इतना था, 8 पनीर का आयतन, चाहे मतलब एक पनीर का आयतन इतना तो n पनीर का आयतन इतना, तो ये पूरा जो आयतन है हमारा किसके बराबर है, 216। हो गया काम खत्म। तो 216/8। ठीक है, 6 36 6 216। ठीक है, अब इसको काटो तो ये कितने आ जाएगा, 8 का 8 8 दूना 16 और 16 आ जाएगा तो 16 5 और कितना हो जाएगा 8 7 56। ठीक, तो n बराबर 27, माने हमारा कै गो टुकड़ा पनीर का काटे, 27 को। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं कि ई घटना कौन सही नहीं है। अरे यार आपको हम बताएं कि पी का वैल्यू क्या हो सकता है। पी का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीचे में रहेगा। तो देखो तब पहला में कहा कि पी का वैल्यू 1 से बड़ा है, संभव है पी का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं। तो हमारा यही गलती निकल गया है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है जी, खत्म। 32। ठीक है, 32। अच्छा
किसी पी घटना में निम्न में कौन सही है। अच्छा रुक जा क्वेश्चन थोड़ा सा हम जल्दी देखो, हम भी जल्दी में गलत कर दिए, कोई बात नहीं है, चेक करते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सही है, पहला देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन कहा है पीई बराबर ग्रेटर देन 1, ई तो पक्का गलती। दूसरा ऑप्शन इसमें कहा है कि पीई बराबर लेस देन पीई बराबर इसमें कहा है लेस देन 0, इहो गलती है। पीई का सबसे छोटा मान जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, तो इहो गलती। सी ऑप्शन में कहा है पीई का जो मान है वो 1 के बराबर है, हाँ 1 के बराबर हो सकता है। मतलब ऐसी घटना जो पूरी तरह से हो, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो कभी नहीं हो सकती है वैसी घटना की प्रायिकता 0 होती है। याद रखना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ई अपना आंसर हो गया, ठीक। डी नंबर ऑप्शन में कहता है कि पीई बराबर -1, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है, तो -1 कहाँ से आ गया, ई हो गलती, ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखना है कितना नंबर, 32 नंबर। बाप रे खतरनाक क्वेश्चन, देखो 32 नंबर खतरनाक है। cos A, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5, डर लग रहा है भाई कैसे बनेगा ये cos 90। अरे यार अब cos 1 का वैल्यू क्या होता है, cos 2 का वैल्यू क्या होता है, cos 3 का वैल्यू क्या होता है, कौन इतने गुना करेगा, कैसे बनेगा। तो देखो यही होता है, हाथी के दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। कितना का, चलो हमको कुछ नहीं आता है, हमको जिसका मान आता है उसको लिख देते हैं। का आपको cos 90 का वैल्यू आता है, हाँ आता है, कितना 0। रेल लो 0 में 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ले ये अपना आंसर हो गया 0, ठीक है। तो यही हाथी का दांत है, दिखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन है इतना गो, ठीक है ना, तो संभल के रहना। चलो तो 32 नंबर का हमारा आंसर क्या हो गया, ए मतलब 0, ठीक है भाई। चलो 33 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 33 का tan थीटा का मान दिया हुआ है, sin थीटा का मान निकालना है। दूर यार tan थीटा, आप लोग तो हीरो हो, जल्दी से निकाल दोगे, है ना। तो sin थीटा का मान बता दो, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3, मतलब हाइपोटेनस माने कर्ण, तो 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर 25, तो 5 sin थीटा बराबर 3/5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 34, ओके जी। 34 में कह रहा है x + 3 x + 6 x + 9 तथा x + 12 का समानांतर माध्य है। आपको बहुत सारा दिया गया है, x + 3 x + 6 और x + 9 और x + 12 का समानांतर माध्य है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ो, 1x 2x 3x 4x 5x, है ना। तो ये हो जाएगा 5x, 3 6 3 9 9 9 18 18 12 18 12 8 2 10 20 30, है ना। और इसको भाग दे देना है 5 से, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 यही तो हमारा माध्य होता है, माध्य चाहे समांतर माध्य क्या हुआ, ठीक है। तो इसको जब भाग दो देगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5 36, है बात समझे। 5 से एक बार इसको टर्म सेपरेट कर लो ना, टर्म सेपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5x/5 और ये क्या हो जाएगा 30/5। ले अब समझ में आया, ये कितना हो गया x + 6, आया बात समझ में। चलो तो ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका से कैसे निकालते हैं, देखो इसको हम एक और तरीका सिखाते हैं। सारे टर्म में कुछ ऐसा बात है जो सभी में है, हाँ क्या, x सभी में है, x को छोड़ दो, बचा कौन 3 6 9 12, इसका माध्य निकालो, तो 3 6 9 12 का माध्य आप निकालोगे, ये 5 को था ना, तो 5 को, है ना। यहाँ पे मान लो 0 ही है, तो 0 है ना भाई, तो ये हमारा 5 को हुआ ना, तो इस सबको जोड़ोगे तो 30/5, ये आपका 6 आ गया ना, ठीक है। कौन ऐसा संख्या था जो सम में था x, तो x बस इसमें जो भी आया ना उसमें x जोड़ दो, यानी 6 + x। देखो आया बात समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, एगो हम टेलर दिखाते हैं, कितना आपको मजा आएगा। देखो हम कहेंगे भाई साहब आप इसका माध्य निकालो, 6125 + 1 6125 + 2 6125 + 3 6125 + 4। हम कहेंगे भाई साहब आप इसका माध्य निकालो, तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद फिर उस चारों को जोड़ोगे, है ना, फिर उस चारों को जोड़ोगे, अब फिर उस चारों को 4 से भाग दोगे, है ना। लेकिन उतना बेवकूफ़ी नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है 625 6125 6125 6125 चारों में है ना,
छोड़ दो, बचा कौन 1 2 3 4, तो जोड़ो 1 2 3 4, जोड़ दिए 1 2 3 4। अब क्या को संख्या था 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे दो, 4 3 7 2 9 1 10, 10/4, 10/4 कितना हो जाएगा 2.5। ठीक, आप छोरे किसको थे 6125 को, तो 2.5 प्लस 6125 मिला लेना है आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये स्मार्ट तरीका होता है। ओके, मजा आया? मजा आया। और साइन 18 अपॉन कॉस कितना है 72 डिग्री। एक बात सोचो, देखो साइन 18 कॉस 18 रहता तो tan 18 के बारे में कुछ सोचा जाता, लेकिन ये भाई ऐसे होने वाला नहीं है, तो साइन के रूप में बदल के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसको साइन के रूप में बदलोगे तो देखो तो ये हो जाएगा साइन 18 आई कॉस 72, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 72 लिख ही सकते हैं। तो 90 में से 72 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा साइन 18, तो साइन 18 बराबर साइन 18 आ गया। ले हमको 18 से मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक आंसर आ गया। आया बात समझ में? चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है px का मान, px का एक शून्यक है ना, px बराबर आपको दिया गया है। ठीक है सर, px बराबर दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक, तो px का एक शून्यक, रे भाई साहब आपको शून्यक निकालना है तो निकालना यार, इसको जीरो देके ये x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर जीरो हो गया। क्या आपको गुणनखंड करने आता है तो आपको पता चलेगा कि आप इसको लिखोगे क्या रे बच्चा 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको ऐसे दे देना, नहीं तो नंबर काट लेगा सर मास्टरवा सब। x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपको आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ई पूरा 0 है, इसका मतलब ई 0 होगा, तो ई 0 होगा तो हमारा x का कुछ और मान आएगा, या फिर ई 0 होगा तो x का मान हमारा कुछ और आएगा। इसीलिए x बराबर हो गया 4, इसीलिए x बराबर हो गया अपना -1। आया बात समझ में? तो हमारा शून्य कौन कौन हो गया -1 और 4, -1 और 4, तो -1 इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन 4 दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, इसमें गुणनफल तो कोई निकाल लेगा, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों पता है? एक होता है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। आपको याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य, चाहे ऐसे भी कोई पूछ सकता है, सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। कौन ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है? तो केवल 2 है ना, ये सब बात याद रखना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। ठीक है, क्योंकि एक नहीं, एक तो किसी से भाज्य नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 4 गुना क्या हो गया 8 आंसर। 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया, फिर से आपको एपी दिया गया है, और कौन सा पद 82 होगा? दूरी यार, चलो आपको एपी क्या दिया हुआ है देखो ना, एपी दिया गया है 2 6 10 14 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कौन सा पद 82 होगा, तो हम कह रहे रेल हमको ना पता कोई सा, लेकिन कोई ना कोई एनमे पद ना होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हम लोग मान लिए एनमा, कोई एनमा पद है जो कितना है भाई साहब? एनमा पद है जो 82 है। ले एनमा पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ले भाई a का वैल्यू क्या है? 2, लिख दिए 2, n माइनस 1, हमको n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू पता है, हाँ 4 4 कूद रहा है। ठीक है, तो ले 4। ठीक है, इस 2 को ले जाओ, क्या होता है देखते हैं, है ना, ऐसे कर देगा तो अच्छा रहेगा। 82 में से 2 गया 80। ठीक, और ले इस n 4 ने गुना में है, तेने भाग में कर दो। ठीक, तो 80/4 ये अपना हो गया 20, है ना, तो इसीलिए n बराबर अपना क्या हो गया, एक इनने जाएगा था 21। ठीक, तो अपना 21वां पद हो गया। ले बच्चा वाला क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। शंकु की त्रिज्या इतना है और उतना था आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 πr²h, मतलब शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आया बात समझ में? तो शंकु का आयतन क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है? तो 1/3 होता है ना। शंकु के आयतन बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, तो इसका 1/3 शंकु का आयतन। ठीक है, तो अगला देखते हैं 40।
कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ओ माय गॉड, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, मतलब क्या आपका विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसा ही करते करते कहाँ तक है? 49 तक है। तो ये कितना संख्या है? मतलब ये तो आपको एगो एपी दिख रहा है, एपी दिख रहा है ना। पूछा है कि इसमें n कितना है, n कितना है, ठीक है, n कितना है। तो ई जैमा पद होगा उतना n होगा। जैसे पहला पद है तो 1n, दूसरा पद है तो 2n, जैमा पद होगा उतना n। निकाल लो n की संख्या। तो an बराबर क्या हो जाएगा? 49। तो a + n - 1 × d बराबर 49। जल्दी जल्दी फिल्म चलाते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 + n - 1, d का वैल्यू आपको दिया गया है 2, ये अपना हो गया 49, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो n - 1 बराबर हो जाएगा 24, तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर जी, आप लोग बहुत होशियार हो। 41 का यदि दो त्रिभुज इतना इतना है तो कैसे लिखेंगे? अच्छा देखो, संगत कोण बड़ा पहचानना जरूरी होता है भाई साहब। देखो क्या कहा ना कि एंगल ए बराबर आपको दिया गया है एंगल पी, एंगल बी बराबर आपको दिया गया है एंगल क्यू, आपको दिया गया है एंगल और क्या, यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए एंगल बी, हाँ, तो एंगल सी बराबर एंगल आर होबे करेगा, ठीक है। अगर दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण आपस में बराबर होगा ही होगा। आया बात समझ में? जैसे कोई दो त्रिभुज है, ई है 50, इहो है 50, ई है 30, इहो है 30, तो आंख मूंद के दोनों कोण बराबर होबे करेगा। कैसे? क्योंकि इसके भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसके भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। जब ई कोण निकालना होगा तो 180 माइनस इस दोनों का सम निकालोगे, और इधर भी निकालना होगा तो 180 माइनस इस दोनों का सम निकालोगे, ठीक है ना। तो दोनों हमेशा, तीसरा कोण हमेशा बराबर ही होगा, ठीक। तो अब हम लोग समरूप कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी बराबर क्या पी आर क्यू, कि पी क्यू आर, कि आर क्यू पी। कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों, ध्यान से अगर आपको नहीं आता है तो इसको सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपका ए का संबंध किससे है? पी के साथ। तो ए अगर इधर पहला नंबर पे तो ए इधर भी पहला नंबर पे, बी भी पहला नंबर पे, इधर बी अगर दूसरा नंबर पे है तो इधर क्यू भी दूसरा नंबर पे होना चाहिए। इधर सी अगर तीसरा नंबर पे है, सी तीसरा नंबर पे दिए तो इधर आर भी तीसरा नंबर पे होना चाहिए। क्या केवल यही बनना संभव है कि और भी कुछ बन सकता है? तो और भी बन सकता है, और बहुत सारा बन सकता है। देखो जैसे ए इधर है ना, इसको अगर तीसरा नंबर पे आप ले जाओगे तो इधर आप पी को केवल तीसरा नंबर पे ले जाओ। आया बात समझ में? इस सी को आप इधर ले जाओ तो इधर आर को इधर ले जाओ, समझा? कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ए का जो क्रम होगा इधर, उधर पी का उस साइड जो पी का क्रम होगा वो वही होगा। मतलब ए इधर पहला पे तो इधर पी पहला पे, ए इधर दूसरा पे तो पी दूसरा पे। आया बात समझ में? चलिए, तो ऐसा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है पी क्यू आर। देखो पी का संबंध किसके साथ है? ए के साथ। तो खोजो, पी पहले में दिया है पी क्यू आर और दिया गया सी ए बी। देखो तो P इधर पहले पे है तो इधर A पहला होना चाहिए, इधर C है, हट गलत। दूसरा देखते हैं, इधर दिया गया है पी क्यू आर, इधर दिया गया है बी सी ए। तो P का संबंध A से है, P पहला तो A पहला है ये नहीं है तो इहो गलत है। तीसरा दिया गया है सी बी ए और पी क्यू आर। देखो इधर P पहला तो इधर A पहला है ये नहीं है, हट इहो गलती। तो तीन को चेक कर लिए तो चौथा होबे करेगा, लेकिन वैसे चौथा दिया क्या हुआ है देख लेते हैं, A B C और P Q R। हाँ सही है, देखो A पहला तो P पहला, B दूसरा तो Q दूसरा, ठीक है, और C तीसरा तो R तीसरा। क्लियर है बात? चलिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। कंसेप्चुअल बॉयज विकास का यही काम है, कंसेप्ट समझाना, ठीक है, रटाना नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा को बलात्कार करता है सर जी सब रटा रटा के, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे दिया है आपको संख्या दिया गया 6 8 9 6 8 9 x 13, इसका एवरेज दिया गया है 10। जो दिया गया है चलो ये कोई ना कोई तो संख्या होगा, चलो हम लोग इसको कोई संख्या मान लेते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज ऐसा नहीं निकालते हैं, सबको जोड़ के क्या है 1 2 3 4 5 से भाग दे दिए, ठीक। ई 10 के बराबर था, हमारा समीकरण बन गया। तो 10 में 5 से गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कुछ नहीं है यानी 10/1 है तो ये हो गया 50। 50 बटे कितना, सबको जोड़ो
14, 14 दूना 28, 27, 9, 9 सते 9 27, 9 36, ये हो गया 36 प्लस x। तो x बराबर आपको क्या हो गया बच्चों? 14। चलिए आगे देखते हैं। 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है यदि समीकरण इतना का कोई हल न हो तो, अच्छा कोई हल न हो, सोचो ना, जब दो संख्या कटता है तो एक हल, जब दो संख्या उसी पर होता है तो अनंत हल, और दो संख्या यदि समानांतर हो तो ये तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, यानी हल एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी जो दोनों संख्या उस समानांतर है। ठीक है, तो kx माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0 दिया गया है। एगो दिया गया है 6x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ठीक, तो ये दोनों अगर समानांतर है ना, तो इसका साफ साफ मतलब है, क्या साफ साफ मतलब है कि ky6 का जो वैल्यू होना चाहिए वही वैल्यू होना चाहिए -5/2 के। तो यहाँ से k आपका कितना आ जाएगा? 6 इंटू -5/2, 2 तिहाई 6, यानी k बराबर -15। ठीक है, तो k का वैल्यू -15 आ गया, यानी डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या गया है? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर आप लोगों को पता है cos बाई साइन, या फिर होता है cosec बाई सेक, cosec थीटा बाई सेक थीटा बराबर भी होता है ये। क्या है? बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? हाँ, तो भाई साहब मूल बिंदु अपना क्या होता है? 0,0 है ना, हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। 0,0 से किसका दूरी निकालना है? -6,8। जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना रहे ना, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, माने 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 64। तो देखो 6 4 10 और 6 3 9 है ना, 6 4 10 और 6 3 9 1 10, ये हो गया 10। आया बात क्लियर? कह रहे हैं परिसर निकाले। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। परिसर, रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? कोई भी संख्या से दिया रहे ना, रेंज निकालने के लिए कहा तो सबसे बड़ा कौन है? 30, सबसे छोटा कौन है? 9। ये की आंसर 7। ये कहता है कि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी। आप कोई भी ले सकते हो, 3 5 ले लो, कोई भी आप 2 लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, 48 कह रहा है समीकरण युग में इतना और इतना के हल है। तो आपको एक समीकरण दिया गया है 2y + 5 बराबर 0 और -3x - 6y + 1 बराबर 0। चेक करो तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। 1/-3 बराबर 2/-6 बराबर 5/1। क्या ये बराबर है? हाँ, ये तो -1/3 है। ठीक है, तो ये आ गया -1/3 बराबर -1/3 इज नॉट इक्वल टू 5/1, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c/c2, यानी हमारा दो सरल रेखा है। दो हमारा क्या है? सरल रेखा, मतलब हलों की संख्या है 0 0, यानी कोई हल नहीं, यानी सी नंबर ऑप्शन। अच्छी बात है। अब जल्दी से देख लेते हैं 49 में दिया गया है कि 49 में क्या दिया गया बच्चों कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद bx², अरे वाह यार, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। ये px बराबर इस बार बहुपद है bx² - ax + c = 0। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि मूल समान है। ठीक, तो हम लोग बार बार क्या पढ़ते हैं? हम लोग बार बार पढ़ते हैं ax² + bx + c बराबर 0, है ना। इस बहुपद का अगर मूल समान है तो हम लोग का होता है b² - 4ac बराबर 0, यदि मूल समान है तब। अगर भिन्न है, दो भिन्न है, तो भिन्न के लिए क्या होता है? भिन्न के लिए होता है b² - 4ac, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। और दो को अगर वास्तविक मूल है ना, दो अगर अवास्तविक के लिए क्या होता है? b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आया? कब? जब हमारा द्विघात बहुपद ई हो तब, मतलब x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट पद c हो तब। लेकिन यहाँ पे देखो x² का पद क्या है? x² का जो कोफिशिएंट है u है b, और x का कोफिशिएंट है u है a, और यहाँ पे c, मतलब इस b और a का मतलब क्या है?
पोजीशन चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी बी और ए का पोजीशन चेंज कर दो, तो इस बी के जगह पे क्या लिखोगे ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस इस ए के जगह पे लिखोगे बी, तो 4bc है ना इक्वल्स टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0 होगा अपना आंसर दो समान मूल्य के लिए यानी बी। ठीक है, तो यही है हाथी के दांत दिखाने वाला क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है 50। इसमें कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी, ये भी हाथी के दांत वाला है। देखो कैसे, हमारा अगर कोई समबाहु त्रिभुज रहता है उसकी अगर भुजा b रहती है ना, तो उसकी जो ऊंचाई बराबर होती है वो होती है √3/2 इंटू इसकी भुजा की लंबाई यानी b। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है b बराबर आपको दिया गया है 2a, तो b के जगह पे क्या आप डालोगे 2a, तो ये हो गया 2a, a से कट गया, ये हो गया √3a। नहीं तो हम लोग को क्यों हम बोले, क्योंकि हम लोग याद किए रहते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू a, ऐसा ऑप्शन में देले ही है ना उस वक्त। क्यों, क्योंकि हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा a मानते थे, लेकिन यहाँ पे देखो भुजा 2a दे दिया और इसका राइट आंसर है √3a। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया अपना बी। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, सुनहरा सफर इस फर्स्ट सीटिंग का खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।